हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए। तो आगे का जो चैप्टर है वो हमारी प्रीवियस वीडियो में है और ये वाला जो है हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर थे 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। तो इसमें क्या है, हम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने क्या बताया था, वो ऑर्गेनिज्म जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें जो है माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। वो इतने स्मॉल होते हैं और उनको हम किस किस में क्लासिफाई करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो अभी तक हमने यही पढ़ा है इनके बारे में। अब हम आगे चलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम अदर आर हार्मफुल। कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो आइए अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। ये देखो, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम जो है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लिए फ्रेंड्स की तरह काम करते हैं, जो हमारी हमेशा हेल्प करते हैं, हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, जैसे कि जो कर्ड, दही के प्रेपरेशन में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। बहुत टाइम से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी काम आ रहा है। तो जैसे कि इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने में भी काम आ रहा है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा, एक तो ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, दूसरा इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, तीसरा जो है अल्कोहल की प्रोडक्शन में। जैसे कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे काम आते हैं बच्चों, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट वो वेस्ट होता है जो सब्जियों के छिलके होते हैं, एनिमल्स या एनिमल्स की जो है सोच होती है, ये सब जो है ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर आता है। तो इसको डिग्रेड करने के लिए, इसको हार्मलेस करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। जैसे अगर मान लो, सोच के देखो, एक गड्ढा होता है, गड्ढे के अंदर अगर हम सब्जियों के छिलके डाल दें और हम 2-3 हफ्ते के बाद देखें तो वहाँ वो छिलके वहाँ पर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उस गड्ढे के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़कर मिट्टी में खाद बना दी है। ठीक है, तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम आता है। तो रिकॉल दैट बैक्टीरिया भी जो है मेडिसिन की प्रेपरेशन में भी, दवाइयाँ बनाने में भी बैक्टीरिया काम आते हैं। या खेती जो होती है उसमें सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, सॉइल की उपजता को बढ़ाने के लिए क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन होता है एक। नाइट्रोजन एक पोषक तत्व है पौधों के लिए, उनके पौधों में प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को सॉइल में लाने के लिए बैक्टीरिया काम में आते हैं। और वो कैसे करते हैं, अब हम आगे इसी चैप्टर में भी पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ब्रेड और कर्ड बनाने के लिए कि वो कैसे होता है, दूध से दही कैसे जमाते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, थोड़ा सा दूध गर्म करते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी दही डाल देते हैं और थोड़े टाइम के लिए, अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो हमें वो पूरी की पूरी जो है दूध जो है वो दही बना हुआ मिलता है। वो कैसे मिलता है, क्योंकि दही के अंदर ना छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दही के अंदर एक बैक्टीरिया होता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। इसका नाम आपको याद होना चाहिए। कौन सा बैक्टीरिया होता है बच्चों, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ये दही बनाने में काम आता है। जो हम थोड़ा सा दही डालते हैं ना गर्म दूध में, तो वो थोड़ी सी दही है, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस होते हैं। वो रात भर जो है अपने आप को बढ़ाते हैं, रात भर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब उनकी जो, अगर थोड़े से बैक्टीरिया हैं, वो इतने ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं कि उनकी संख्याएं बढ़ जाती हैं रात में, और वो पूरे दूध में जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। बैक्टीरियाज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। और इसके साथ साथ पनीर बनाने में, अचार बनाने में या दूसरे फूड आइटम बनाने में भी बैक्टीरियाज काम आते हैं। एन इम्पॉर्टेंट
इंग्रेडिएंट ऑफ रवा इडली एंड भटूरा इज कर्ड। अच्छा, रवा इडली और जो भटूरा होते हैं उनमें भी दही एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसे? क्योंकि बैक्टीरिया और जो यीस्ट है ना, ये जो फर्मेंटेशन होती है, मतलब थोड़े टाइम के लिए जो डोसे का बैटर है, राइस इडली की राइस है, वो जो फूल जाता है, वो फूलने का काम जो है ये बैक्टीरिया या ये ईस्ट ही करते हैं। ईस्ट क्या होती है बच्चों? ईस्ट जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसका काम क्या होता है? वो जब हम जैसे यहाँ पर देखो एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.3, इसमें बोला गया है कि आधा किलो आटा लीजिए या मैदा लीजिए, इसके अंदर कुछ शुगर डाल दीजिए और थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स करके इसको गूँथ दीजिए, और थोड़ा सा इसमें ईस्ट पाउडर डालना है। ईस्ट एक एल्गी होती है, और फिर इसको सॉफ्ट डो की तरह बना लेना है और थोड़े टाइम के लिए 2 घंटे तक के लिए रोक देना है। तो अब ये क्या हो जाएगा? मैदा विद ईस्ट पाउडर। तो ये जो है थोड़े टाइम बाद आटे का जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा, आटा फूला हुआ मिलेगा, इससे जो है हमारे भटूरे और इडली अच्छे बनेंगे। तो यीस्ट ने ऐसा क्या किया? आटा क्यों फूल गया? तो आटा इसलिए फूला है बच्चों, आटा इसलिए फूल पाया है क्योंकि यीस्ट जो है रैपिडली रिप्रोड्यूस कर, यीस्ट ने मतलब तेज़ी से अपना जनन किया है, और उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक। तो इसमें यही बताया गया है, ईस्ट ने इतनी जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस किया है, उसकी जनरेशन बढ़ गई है, अब इंक्रीज़ हो गई है। तो जो जब यीस्ट सांस लेती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आटे के अंदर फूल गई है, और इससे जो है आटे की वॉल्यूम भी बढ़ गई है, और हमारे ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनने में वो आटा जो है अच्छा रहता है। अगला है कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़ क्या होता है इसका? कि अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर, नॉर्मल आम भाषा में हम इसको सिरका भी बोलते हैं, इनके प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी काम आते हैं। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। इसके लिए यीस्ट जो है ग्रो किया जाता है। नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस एट्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है? ईस्ट को जो है शुगर में और जो ग्रेन्स के अंदर शुगर प्रेजेंट होती हैं, देखो वाइन कैसे बनती है, जो ये वीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूस होता है, बार्ले होती है, इनके ग्रेन के अंदर जो शुगर होती है ना, उसको फर्मेंट किया जाता है यीस्ट डाल के, तब जो है वाइन या अल्कोहल तैयार होती है। ठीक है, तो यही है हमारा कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या? कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अल्कोहल, एसिटिक एसिड और वाइन बनाने में काम आता है। ये देखो आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि एक 500 ml के बीकर को 3/4 भाग पानी से भर लीजिए, और उसमें 2-3 जो है टीस्पून चीनी डाल दीजिए, और उसमें जो है हाफ स्पून, आधी चम्मच ईस्ट पाउडर डाल दीजिए शुगर सॉल्यूशन के लिए, शुगर सॉल्यूशन में, और 4-5 घंटे उसको ढक दीजिए, और सॉल्यूशन की स्मेल कीजिए कि अजीब सी हमें स्मेल आएगी, खट्टी खट्टी सी स्मेल आएगी। ये क्यों आएगी? क्योंकि जो उसके अंदर अल्कोहल की स्मेल आएगी, क्योंकि जो शुगर है ना वो अब अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुकी है, और वो किसने की है बच्चों? यीस्ट ने। यीस्ट ने जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो गई है, अब जो है शुगर फर्मेंट होके अल्कोहल में बदल गई है। तो ये जो फर्मेंटेशन अगर आपका आता है, तो फर्मेंटेशन क्या होती है? फर्मेंटेशन बच्चों एक प्रोसेस होती है जिसमें शुगर जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। आगे देखो, यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं, ये देखो ध्यान से, ये लुईस पास्चर नाम है इनका। तो ये फर्मेंटेशन क्या होती है, ये लुईस पास्चर ने ही सबसे पहले बताया था, और कब बताया था? 1857 में। ये आपको याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? लुईस पास्चर। फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर की थी और कब डिस्कवर की थी? अगला देखो, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज़ मतलब दवाई बनाने में कैसे काम आते हैं? जैसे
जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं या कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, सच एज ऑफ पेनिसिलिन। जैसे कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन सुना होगा आपने, ठीक है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी जो है एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक टैबलेट, एंटीबायोटिक के कैप्सूल या एंटीबायोटिक के इंजेक्शन, ये सारे किससे बने होते हैं? जितने भी एंटीबायोटिक हैं बच्चों, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं। तो एंटीबायोटिक असल में करते क्या हैं? एंटीबायोटिक क्या करते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर के अंदर हमें बीमार करते हैं, तो एंटीबायोटिक उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। या एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो उनको या तो किल कर देती है या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं, जिससे आगे वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे और वहीं पे वहीं ख़त्म हो जाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही पेनिसिलिन एक फेमस एंटीबायोटिक का नाम है जो आपने सुना होगा। तो दीज डेज एंटीबायोटिक जो है कैसे बनाई जा रही है? फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई से। ठीक है। ये कॉमन एंटीबायोटिक है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सी हैं बच्चों? स्ट्रेप्टोमाइसिन बोलते हैं, टेट्रासाइक्लिन और रिथ्रोमाइसिन। तो इन तीनों के नाम और एक पेनिसिलिन आपको आना चाहिए। कौन कौन से हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और रिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक है। ये किससे बनी होती है? ये भी फंजाई और बैक्टीरिया से बनी होती है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज़। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं बहुत सारी डिजीज़ को क्योर का इलाज करने में काम आती हैं। एंटीबायोटिक्स को कभी कभी क्या किया जाता है, जो चारा खाते हैं उनमें भी मिक्स किया जाता है, या पोल्ट्री जो मुर्गी फार्म होता है वहाँ पे उनका जो चारा होता है, फीड जो होता है उनका, उसमें मिक्स किया जाता है, जिससे कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक किया जाए। तो इससे, और ये जो है प्लांट डिजीज़ को भी कंट्रोल करने में एंटीबायोटिक्स काम आती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो है हमें एक साइंटिस्ट की फ़ोटो दिखाई गई है। ये कौन है बच्चों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसमें एक छोटा सा बताया गया है फैक्ट, आपको पता होना चाहिए। 1929 में ये जो है एक डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया, डिजीज़ करने वाले बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। सडनली उन्हें क्या पता लगा, उन्होंने देखा कि एक थोड़ा सा लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट, जो इनकी कल्चर प्लेट थी उसमें जो है इन्हें हल्का सा ग्रीन कलर का एक मोल्ड मिला। तो उन्होंने देखा कि इन द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड, उस मोल्ड की जहाँ जहाँ पर वो थी मोल्ड थी, वहाँ वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है रुकी हुई है और बाकी जगह ठीक है। ठीक है। तो इट ऑल्सो किल्ड, और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि इसने जो है, ये ग्रीन कलर की मोल्ड थी, इसने जो बाकी की बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को भी रोका है और उन्हें किल भी कर दिया है। तो इससे इन्हें पता लगा कि पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक हो सकती है, जो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकती है या किल कर सकती है। तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी बच्चों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है। यह इम्पॉर्टेंट है कि एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पर ही आपको एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और हमें जो है डॉक्टर जो कोर्स प्रेस्क्राइब करता है उस कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। अगर हम एंटीबायोटिक रॉन्ग डोज में ले लें या जब हमें ज़रूरत नहीं है हम तब ले लें, तो इससे क्या होगा बच्चों? इससे ड्रग जो है हमारी बॉडी के अंदर जो जा रहा है वो कम इफ़ेक्टिव होगा, और जब भी हमें फ्यूचर में नीड होगी तो एंटीबायोटिक अपना काम नहीं करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एंटीबायोटिक को कभी भी अननेसेसरीली नहीं लेना चाहिए और हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पर लेना चाहिए, और जितने दिन का कोर्स हो वो कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स कभी कभी क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो ज़रूरी बैक्टीरिया होते हैं उनको भी किल कर सकते हैं, फिर उससे जो है हमारी बॉडी पर असर होगा। और जब भी हमें कोल्ड और फ्लू होगा तो एंटीबायोटिक असरदार नहीं रहेंगे अगर हम उसे सही मात्रा में या सही सलाह, डॉक्टर की सही सलाह पर नहीं लेंगे। तो इसलिए हमेशा डॉक्टर की एडवाइस में ही एंटीबायोटिक्स का यूज़ करें। ठीक है। आगे देखते हैं वैक्सीन। वैक्सीन क्या है बच्चों? अभी वैक्सीनेशन हो रहा है ना कोरोना, कोविड का, कोविड वायरस के अगेंस्ट। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे वैक्सीन क्या है।
ठीक है। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन, बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी वैक्सीनेशन दी जाती है आजकल, तो हमें भी दी जा रही है फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर। तो आइए देखते हैं। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स आर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर अगेन। देखो, जब भी हम बीमार हो जाते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है, जिस भी बैक्टीरिया के कारण हम बीमार हुए हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, तो हमारी बॉडी खुद को उससे बचाने की कोशिश करती है, और बचाने की कोशिश के लिए वो क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, if dead or weakened microbes are introduced into healthy body, the body fight and kill the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in bodies and we are protected from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, मैंने बताया कि हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी तैयार करती है और जो उस बीमारी करने वाले ऑर्गेनिज्म से फाइट करती है। ठीक है। अब लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी बॉडी के अंदर उतनी एंटीबायोटिक्स इफ़ेक्टिव हो। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हमारे शरीर के अंदर जो है कुछ माइक्रोब्स एंटर कराए जाते हैं। जब भी हमें वैक्सीन दी जाती है ना, तो ऐसे माइक्रोब्स जो वीक हैं या जो डेड हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं जब भी हमें वैक्सीन दी जाती है, या तो हमारे मुंह से पिलाई जाती है, जैसे पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, ऐसे इंजेक्शन भी, जैसे कोरोना के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। तो उससे क्या है, बॉडी के अंदर वीक या डेड माइक्रोब एंटर किया जाता है, तो हमारी बॉडी उस टाइम तक फाइट करती है उस अपने आप को, वो जो हमारे अंदर वीक और डेड माइक्रोब डाला जा रहा है उससे फाइट करने के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। ठीक है। लेकिन अभी जो वैक्सीन के दौरान हमारे बॉडी में माइक्रोब एंटर हुआ है वो वीक है, वो डेड है, तो हमें कुछ बीमारी नहीं होगी, बस थोड़ी सी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी और हमारी बॉडी तैयार हो जाएगी। तो अब भविष्य में जब भी अगर हमने एक बार पोलियो की वैक्सीन टाइम से ली है, भविष्य में जब भी हमारे बॉडी के अंदर पोलियो का वायरस एंटर करता है, तो हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ जो उसने तैयार की थी जब हमें वैक्सीन लगी थी, तो वही दोबारा से हमारी बॉडी तैयार हो जाएगी। अब जो पोलियो का वायरस हमें हुआ है उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी रेडी है और हमें कोई भी बीमारी, पोलियो की बीमारी नहीं होगी। तो वैक्सीन ऐसे ही काम करती है। तो सेवरल डिसीज जैसे कि कोलेरा, टीबी हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस, तो इन सब को हम कैसे रोक सकते हैं बच्चों, वैक्सीनेशन से। ऐसे ही अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन जो दी जा रही है वो भी ऐसे ही काम करेगी। इसलिए अब वायरस जब भी होगा तो हमारी बॉडी पर उसका असर नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो अब वायरस जब भी आएगा वो अपने आप फाइट करके हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। ये देखो, ये एक साइंटिस्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, एडवर्ड जेनर नाम है इनका। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी। कब की थी बच्चों, 1798 में। तो इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीज, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो अब इसमें आपसे पूछा है कि आपको बहुत सारी बीमारी हुई होंगी, तो क्या आपने उन बीमारियों की लिस्ट बनाई है, तो उसको बनाओ अपने पेरेंट्स की हेल्प से। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सब बच्चों को डिजीज से बचना चाहिए। तो ज़रूरी वैक्सीन अवेलेबल होती है हॉस्पिटल के आसपास, टीवी, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं, पोलियो की दवाइयाँ दी जाती हैं बच्चों को, वो भी एक वैक्सीन ही है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया। वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन। देखो, पहले स्मॉल पॉक्स एक बहुत भयंकर बीमारी थी, लेकिन अब इसकी जो है वैक्सीन दी गई है, तो अब ये बिल्कुल ही वर्ल्ड से ख़त्म हो चुकी है। तो दीज डेज वैक्सीनेशन आर मेड ऑन लार्ज स्केल पर बनाई जाती हैं, और ये वैक्सीनेशन कैसे, किस की हेल्प से बनती है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से की हेल्प से, ताकि ह्यूमंस या एनिमल्स जो है डिजीज से बच सके। आगे देखो, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी।
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर में, वायु में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको मिट्टी में फिक्स करते हैं। मिट्टी में कैसे लेकर आते हैं, और मिट्टी के अंदर जो भी पौधा होगा उसको नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन जो है पौधों में प्रोटीन के का एक मुख्य पोषक तत्व होती है नाइट्रोजन। ठीक है, अब पौधों को चाहिए तो वो एटमॉस्फेयर में है, वायु है, तो वायु से मिट्टी में कैसे आएगी, बैक्टीरिया की हेल्प से। तो इन जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो छोटे माइक्रोब्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। ये देखो, द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ये कुछ दिए गए हैं आपको। ये माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखते हैं, नॉर्मली ऐसे दिखते हैं। इनको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी इनका कॉमन नेम है। क्या नाम है बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो इनका आपको नाम आना चाहिए। अगला क्या है यूज़ इनका, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, देखो यहाँ पर बूझो और पहेली का एक एग्जाम्पल दिया गया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्कूल गार्डनर को खाद बनाते हुए ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड्स के साथ वेस्ट, प्लांट, वेजिटेबल और फ्रूट के वेस्ट जो थे उसको इकट्ठा किया और उन्हें एक गड्ढे के अंदर डिस्पोज कर दिया। कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा तो उसके अंदर खाद बनी मिली। तो वो खाद क्यों बनी थी बच्चों, क्योंकि वहाँ मिट्टी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिकम्पोज कर दिया, जिससे कि वो खाद का रूप में आ गए। तो यहाँ पर बच्चों एक एक्टिविटी दी गई है, 2 पॉट लेने हैं। फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल, मार्क देम। 2 पॉट लिए, ठीक है, इसको एक को ए करा, एक को बी करा, दोनों में हमें क्या भरनी है, सॉइल डालनी है। ठीक है, पुट प्लांट वेस्ट, एक में हमने प्लांट वेस्ट डाले, जितने भी छिलके हैं, प्लांट्स की लकड़ियां हैं वो सब, छिलके, पत्ते, सारी चीज़ें डाली। और दूसरे में पॉलीथीन बैग डाली, ग्लास बॉटल्स डाली। ठीक है, अब हमने 3-4 हफ्तों के बाद इनको साइड में रखकर ऑब्जर्व करना है, तो हम पाएंगे कि इसमें ए में तो खाद बन जाएगा, लेकिन बी में कोई खाद नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि बी में जो है प्लास्टिक वेस्ट है। प्लास्टिक वेस्ट जो होता है बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन ए वाला जो है ग्रीन ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो ये जो है बायोडिग्रेडेबल होता है। जिससे बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जिससे बैक्टीरिया छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सके। ठीक है, कंपोस्ट में या खाद में उसको कन्वर्ट कर सके। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जिस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रिएक्ट नहीं कर सकते। तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, सो इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, द प्लांट वेस्ट किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, मैन्योर में, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। और जो न्यूट्रिएंट थे वो वापस से सॉइल में आ गए हैं, है ना। तो डिड यू नोटिस इन प्लांट बी में माइक्रोब्स भी एक्ट नहीं कर सकते और उनको मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ग्राउंड पर आपने कई बार देखा होगा डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे प्लांट का, वेजिटेबल का, एनिमल और ह्यूमन की जो फेसेस हो गए, वो सब क्या आते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक मैटर में आता है। ठीक है, तो वो जो है कई बार ग्राउंड पे आपको मिलता है, तो कुछ टाइम बाद वो जो है डिसअपियर हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, वही बार बार जो मैं बताती आई हूँ कि माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, तो ये सब्सटेंस बार बार यूज़ होते हैं। तो thus microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। तो वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही उनको हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको डिग्रेड कर देते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हम आपके लिए और कौन कौन से चैप्टर लेकर आ सकते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।